वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 18 पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो अपनी बॉडी के अंदर जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शन रहते हैं वो सारे फंक्शन कंट्रोल होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो इनवॉलेंट्री फंक्शन किसको बोलते हैं? जिसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी बॉडी ही कंट्रोल करती है। जैसे कि एग्जांपल है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन होता है वो प्रोसेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं, बाइल जूस रिलीज होता है, तो ये सारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है। इसी तरह अगर हम अपनी ग्लैंड्स की बात करें, जो स्मूथ मसल वाली ग्लैंड, तो वो अपने आप ही रिलीज होती है। कब इंसुलिन रिलीज होना है, कब ग्लूकागोन रिलीज होना है, कब सलाइवा रिलीज होनी, ये सब डिपेंड करता है अपना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। इसी तरह अपनी हार्ट बीट, कभी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए भी जो भी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल रहता है उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अपनी रिस्पायरेटरी सिस्टम है, अपना यूरिनरी सिस्टम है, जितने भी विसरल ऑर्गन है अपनी बॉडी के अंदर वाले इंटरनल ऑर्गन, उन सारे ऑर्गन के फंक्शन कंट्रोल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है। तो आप समझ सकते हो ये सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों का ही पार्ट है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ नर्व्स रहती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जो क्रेनियल नर्व बोलते हैं उसको, और काफ़ी सारी नर्व रहती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो आपको ये तो पता चल गया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शंस क्या रहते हैं। जितने भी ग्लैंड्स है, स्मूथ मसल है, उन सब के फंक्शन को कंट्रोल करना, इनवॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करना। वॉलेंट्री फंक्शन किसको बोलते हैं? जिसको हम खुद कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे कि स्केलेटल मसल, अपना जो हाथ वाली जो मसल है, हम जब चाहे किसी चीज़ को उठा सकते हैं, हम जब चाहे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये है वॉलेंट्री, जिसको हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं। बट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। तो इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक है सिंपैथेटिक, जिसको सीएनएस बोल रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये है सीएनएस का, और ये जो पूरा है वर्टिबल कॉलम अपनी, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी नर्व निकलती है। सीएनएस से क्रेनियल नर्व निकलती है, वर्टिबल कॉलम से अपनी थोरेक्सिक नर्व निकलती है, लंबर, सैक्रल, ये सब नर्व निकलती है। तो अगर मैं पैरासिम्पैथेटिक की बात करूं तो देखो सीएनएस से 4 क्रेनियल नर्व निकलती, चारों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर की नर्व जिसको बोलते हैं वेगस, 9 नंबर की नर्व जिसका शायद गोसिपोजियल नाम है, और इसी तरह 7 नंबर की फेशियल है, और 3rd नंबर की अपनी ओकुलोमोटर है। तो ये 4 क्रेनियल नर्व और प्लस सैक्रल की 2, 3, 4, ये नर्व क्या बनाती है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व रहती है 4 और 3 सैक्रल नर्व रहती है। तो ये पूरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्रेनियल सैक्रल आउटफ्लो इज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। कौन सी नर्व रहती है? 10 नंबर की रहती है, 9 नंबर की रहती है, 7 नंबर की रहती है, 3rd नंबर की। इन तीनों के नाम भी याद रहने चाहिए आपको। 10 नंबर का नाम आपको पता है वेगस नाम है, 9 नंबर का आपको पता है गोसी फेजियल नाम कुछ है, और 7 नंबर फेशियल है, और 3rd नंबर जो है वो ओकुलोमोटर। तो ये सब सिस्टम बनाती है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इसी तरह 12 थोरेक्सिक नर्व और 5 लंबर नर्व, ये सारी नर्व है ना, ये क्या बनाती है? ये बनाती है सिंपैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या रहता है वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, कौन कौन सी नर्व रहती है इन सिस्टम के अंदर। तो देखो 12 थोरेक्सिक नर्व रहेगी, 5 लंबर नर्व रहेगी, किसके अंदर? सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर। इसीलिए इसको बोलते हैं थोरेको लंबर आउटफ्लो। इसको बोलते हैं क्रेनियो सैक्रो आउटफ्लो, इसको बोलते हैं थोरेको लंबर आउटफ्लो। क्यों बोलते हैं? देखो इनके अंदर थोरेक्सिक और लंबर की नर्व रहती है। तो देखो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन, इतना डिस्ट्रीब्यूशन है अपना पैरासिम्पैथेटिक का, और ये बीच वाला जितना भी ये डिस्ट्रीब्यूशन है सिंपैथेटिक का। तो ये आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए। अब हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच में डिफरेंस देखेंगे, और ये डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ेंगे, एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ेंगे, एडिनर्जिक सिस्टम और एंटी एडिनर्जिक सिस्टम पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो वो सब आपको तभी समझ में आएगा जब अभी आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपैथेटिक में।
तो सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या रहता है कि आपको पता है थोरैक्सिक रीजन से ये सिंपैथेटिक न्यूरॉन निकलते हैं, थोरैक्सिक और लंबर रीजन से। तो ये रीजन वर्टिब्रल कॉलम के बीच से ही निकलता है। तो यहाँ से जैसे ये न्यूरॉन निकला, फिर ये न्यूरॉन क्या होगा, आगे जाके गैंग्लिया बनाएगा और गैंग्लिया के बाद ये न्यूरॉन ऑर्गन पे जाके सप्लाई होते हैं इस तरह से। तो ये जो न्यूरॉन निकला है इसको बोलते हैं, गैंग्लिया से पहले वाला न्यूरॉन को बोलते हैं प्री न्यूरॉन, और गैंग्लिया के बाद वाले को क्या बोलते हैं, पोस्ट। तो देखो प्री में सब में एसिटाइल कोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, बट पोस्ट में सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर नॉन एड्रेनलिन रहता है। एड्रेनलिन भी बोल सकते हैं, नॉन एड्रेनलिन भी रहता है, डोपामिन भी रहता है, पर आपको याद रखना नॉन एड्रेनलिन रहता है तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। बट अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक ब्रेन की क्रेनियल नर्व से और सैक्रल नर्व सिस्टम से न्यूरॉन निकलते हैं, ये आगे जाके गैंग्लिया बनाएंगे, गैंग्लिया के बाद पोस्ट न्यूरॉन निकलेंगे, फिर ये ऑर्गन पे जाके सप्लाई होते हैं। तो यहाँ का जो प्री है वो तो वहाँ पे तो एसिटाइल कोलिन रहता है, ये सब में एसिटाइल कोलिन ही रहेगा प्री में, बट यहाँ पोस्ट में भी एसिटाइल कोलिन ही रहता है। तो प्री और पोस्ट दोनों में एसिटाइल कोलिन रहता है, इसीलिए इस सिस्टम को बोलते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्री गैंग्लिया पोस्ट गैंग्लिया दोनों में एसिटाइल कोलिन रहता है। इसको एड्रेनर्जिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्री में तो एसिटाइल कोलिन ही रहता है, बट पोस्ट में क्या रहता है, नॉन एड्रेनलिन रहता है, तो इसीलिए इसको एड्रेनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये तो डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि सिंपैथेटिक में जो प्री गैंग्लिया न्यूरॉन है वो रहता है शॉर्ट, और पोस्ट गैंग्लिया न्यूरॉन क्या रहता है, लॉन्ग रहता है। तो मैंने आपको बताया है कि जैसे न्यूरॉन निकलेगा तो आगे जाके गैंग्लिया बनाएगा और गैंग्लिया से फिर ऑर्गन में जाके सप्लाई होता है। तो देखो सिंपैथेटिक में जो प्री गैंग्लिया वाला जो न्यूरॉन है ये रहता है शॉर्ट, और पोस्ट वाला क्या रहता है, लॉन्ग रहता है। तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं कोलिनर्जिक की बात करूँ, मतलब पैरासिम्पैथिक सिस्टम की बात करूँ, तो इस केस में क्या होगा, जो प्री न्यूरॉन है वो रहता है लॉन्ग रहता है, और पोस्ट जो ऑर्गन पे रहता है सप्लाई वो रहता है शॉर्ट। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये मैं कैसे याद रखता हूँ, जैसे देखो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जिसको कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं वो सेंट्रल नर्व सिस्टम की क्रेनियल नर्व से निकलता है और सैक्रल नर्व निकलती है। तो देखो ये नीचे है काफ़ी, ऑर्गन सपोज करो यहाँ पे है, तो इसको ऑर्गन तक जाने के लिए प्री वाला लॉन्ग चाहिए, पोस्ट वाला शॉर्ट चाहिए, इस तरह से याद देखो, प्री वाला लॉन्ग पोस्ट वाला शॉर्ट। बट यहाँ पे देखो सिंपैथेटिक में ये नज़दीकी ऑर्गन, तो देखो प्री गैंग्लिया शॉर्ट है, पोस्ट थोड़ा लॉन्ग हो गया। तो मैं इस तरह से याद रखता हूँ, आप भी कैसे भी याद कर सकते हो। इसके बाद हम सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर देखेंगे। तो सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर दो टाइप के रिसेप्टर रहते हैं, पहला है अल्फा रिसेप्टर, दूसरा है बीटा रिसेप्टर। तो अल्फा जो रिसेप्टर है इसके दो टाइप है, अल्फा 1 और अल्फा 2। जो ये अल्फा 1 रिसेप्टर है, ये अल्फा 1 ये पाया जाता है अपना ब्लड वेसल के ऊपर, आइरिस के ऊपर और प्रोस्टेट के ऊपर, तो ये आपको याद रखना है। और अल्फा 2 रिसेप्टर है, ये सिर्फ ब्लड वेसल के ऊपर पाया जाता है, वो भी प्री जंक्शनल पाया जाता है। तो ये मैं आपको एंटी हाइपरटेंसिव जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था, अल्फा 2 प्री न्यूरॉन पे पाया जाता है। प्री न्यूरॉन का मतलब ये हुआ कि ये नर्व एंडिंग है, यहाँ से वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ये साइनेटिक क्लेव है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं और यहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। तो अगर कोई रिसेप्टर यहाँ पे लोकेटेड रहता है, ज़्यादातर रिसेप्टर यहाँ पे लोकेटेड रहते हैं, बट कोई यहाँ पे लोकेटेड रहता है इस नर्व एंडिंग के ऊपर, इसको बोलते हैं प्री न्यूरॉन। ठीक है, तो ये प्री न्यूरॉन पाया जाता है अल्फा 2। तो ये आपको याद रखना है। इसकी एक ड्रग थी, आपको पता है क्लोनिडीन, जो हम दिया करते थे। इसी तरह अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा के 3 टाइप है, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। इन तीनों की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीटा 1 पाया जाता है हार्ट के ऊपर, और दूसरा पाया जाता है जीसी सेल जो किडनी के अंदर पाई जाती है, उसके ऊपर ये पाया जाता है। उसके बाद अगर बीटा 2 की बात करें तो ये स्मूथ मसल, तो जितनी भी स्मूथ मसल है, इंटेस्टाइन की हो या फिर अपने यूरिनरी सिस्टम की हो या फिर ब्लैडर की हो, जितनी भी स्मूथ मसल है, ग्लैंड की हो, तो वहाँ पे ये बीटा 2 रिसेप्टर पाया जाएगा। और बीटा 3 एडिपो टिश्यू पे पाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। इनकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड होगा, कौन सा एक्ट करेगा, तो वो नॉन एड्रेनलिन करेगा, क्योंकि जो पोस्ट न्यूरॉन पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर निकलता है वो क्या है, नॉन एड्रेनलिन है, तो वही पे जाके एक्ट करेगा इनके ऊपर। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर 2 टाइप के रिसेप्टर आते हैं, एक आता है मस्करिनिक रिसेप्टर, दूसरा आता है निकोटिनिक। तो निकोटिनिक के भी 2 टाइप है, एक NN रहता है, एक NM रहता है, NN और NM। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर NM पाया जाता है, ये नर्व में पाया जाता है, NN पाया जाता है,
वो हम आगे देखेंगे। और दूसरा जो रिसेप्टर है वो मस्करेनिक रिसेप्टर, जिसको M रिसेप्टर बोलते हैं। तो M के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे M1 से लेके M5 तक रहते हैं। तो हम M1 से लेके M3 तक की लोकेशन याद कर लेंगे। तो देखो M1 रिसेप्टर वो पाया जाता है गैंग्लिया और गैस्ट्रिक ग्लैंड, और M2 रिसेप्टर पाया जाता है हार्ट के ऊपर, और M3 रिसेप्टर पाया जाता है स्मूथ मसल के ऊपर। तो इन तीनों की लोकेशन याद रखनी है। जैसे M2 हमेशा कन्फ्यूजन करता है, M2 हार्ट के ऊपर पाया जाता है। हम इसका कंपेरिजन सीधा ये β1 से करते हैं, तो हमें लगता है β1 हार्ट के ऊपर पाया जाता है तो M1 भी हार्ट पे पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो याद करना हो तो आप ऐसे याद रखना कि पहले खाना खाना है तो M1 है गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर, और उसके बाद दिल लगाओ हार्ड, बाकी सारे काम बाद में स्मूथ मसल पे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। पैरासिम्पैथेटिक में मस्करेनिक और निकोटिनिक के ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन, क्योंकि इसके पोस्ट में एसिटाइल कोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके पोस्ट में नॉन एड्रेनलिन है, तो अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर पे नॉन एड्रेनलिन बाइंड होता है, एड्रेनलिन भी होता है। तो आगे हम सब पढ़ने वाले हैं, अभी आपको जस्ट आइडिया रहना चाहिए। आप इस डायग्राम से देख सकते हो जैसे कि सिम्पैथेटिक है, तो इसका जो प्री न्यूरॉन है वो क्या है, शॉर्ट है, और पोस्ट क्या है, लॉन्ग है। इसी तरह देखो ये पैरासिम्पैथेटिक है, तो प्री तो लॉन्ग है, पोस्ट क्या है, शॉर्ट है। तो इस तरह से इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो। इन दोनों के प्री पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, एसिटाइल कोलिन पाया जाता है, और सिम्पैथेटिक में यहाँ पे क्या पाया जाता है, नॉन एड्रेनलिन पाया जाता है, और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन पाया जाता है। यहाँ पे मस्करेनिक रिसेप्टर है, यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर है। सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर जितने भी ये रिसेप्टर हैं, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर या M1 रिसेप्टर जितने भी हैं, ये सारे रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल टाइप के रिसेप्टर है। और अगर मैं बात करूँ अल्फा 1 अल्फा 2, तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अंदर IP3 डेक पाथवे रहता है, उसको ये अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर फॉलो करते हैं। और बाकी जितने भी ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है, ये साइक्लिक AMP वाला पाथवे फॉलो करते हैं। अभी साइक्लिक AMP एडिनाइल साइक्लेज पाथवे दोनों एक ही है। अभी क्या होते हैं हम जब रिसेप्टर पढ़ेंगे जनरल फार्माकोलॉजी में तभी समझेंगे। इसी तरह M1 M2 M3, तो देखो M1 और M3 क्या करते हैं, ये भी IP3 डेक पाथवे फॉलो करते हैं। और ये जो M2 है ये आयन चैनल रेगुलेशन वाला पाथवे फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, पोटेशियम चैनल डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाता है, और पोटेशियम आपको पता है रिलैक्सेशन कोज करता है। अब ये सब हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, जस्ट अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस देखेंगे, और ये फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम ड्रग्स पढ़ेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक, फिर हम एडिनर्जिक ड्रग पढ़ेंगे, एंटी एडिनर्जिक ड्रग पढ़ेंगे, तो उन ड्रग के क्या एक्शन आएंगे और उन ड्रग का क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, वो सब आपको अभी से पता चल जाएगा अगर आप इनके फंक्शन को अगर अच्छे से याद कर लेते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिम्पैथेटिक, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक का जो प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर है वो है नॉन एड्रेनलिन, और जो पैरासिम्पैथेटिक का प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन है पैरासिम्पैथेटिक का, ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा। इनके रिसेप्टर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में पाए जाते हैं। तो इसके दो रिसेप्टर, एक निकोटिन, दूसरा है मस्करेनिक, और इसके भी दो रिसेप्टर है, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। अल्फा के 2 टाइप होते हैं, बीटा के 3 टाइप होते हैं, मस्करेनिक के 3 हमने पढ़े हैं, वैसे 5 होते हैं, M से लेके M1 से लेके M5 तक। तब इनके ऊपर जब ये बाइंड होंगे न्यूरोट्रांसमीटर, तो इनके क्या एक्शन आएंगे तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ताकि आपको ईजी रहेगा याद करने में सारे आगे हम जो फंक्शन पढ़ेंगे। तो आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है, और सिम्पैथेटिक का नॉन एड्रेनलिन है। तो अब हम इनके फंक्शन कॉमन देख लेते हैं। तो एसिटाइल कोलिन कहीं भी बाइंड होगा वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन ही करता है, किसी भी ऑर्गन में जाएगा वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन ही करेगा। और नॉन एड्रेनलिन कहीं भी बाइंड होगा किसी भी ऑर्गन के अंदर रिलैक्सेशन ही खोज करेगा। बट एक्सेप्शन एक जगह है, वो है हार्ट के ऊपर। तो हार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे एसिटाइल कोलिन की, तो ये तो करेगा, क्या करेगा, रिलैक्सेशन खोज करेगा, और ये नॉन एड्रेनलिन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। जस्ट उल्टा हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको सारे याद हो जाएंगे फंक्शन। देखो ये एसिटाइल कोलिन हार्ट के ऊपर रिलैक्सेशन कोज क्यों करता है, तो आपको पता है M2 रिसेप्टर हार्ट के ऊपर रहता है, वहाँ पे वो पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा, तो पोटेशियम चैनल रिलैक्सेशन कोज करता है। तो इतना डीप आपने को याद नहीं रखना है, बट आपको याद रहना चाहिए एसिटाइल कोलिन हर ऑर्गन के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करता है, बट हार्ट के ऊपर रिलैक्सेशन कोज करता है। अब आपको सब कुछ याद हो जाएगा अच्छे से।
अब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक के सिस्टम के फंक्शन के बारे में। तो पहला जो है आई के ऊपर क्या एक्शन रहेगा सिंपैथेटिक का। तो देखो आपको पता है सिंपैथेटिक का जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है नॉन एड्रेनलिन, और नॉन एड्रेनलिन क्या करता है रिलैक्सेशन करता है बॉडी के सारे ऑर्गन पे एक्सेप्ट हार्ट। तो देखो आई के ऊपर ये क्या करेगा रिलैक्सेशन करेगा, तो वहाँ पे ये क्या एक्शन आएगा मिड्रियासिस। तो मिड्रियासिस मतलब आई की जो अपनी आई प्यूपिल है वो रिलैक्स हो जाएगी। तो मिड्रियासिस होगी तो आई की ये प्यूपिल है पहले ऐसी थी अभी हो गई रिलैक्स हो गई, ये पूरा आई है, ये पूरी आई है, पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ पहले ऐसे थी और बाद में रिलैक्सेशन हो गया। तो रिलैक्सेशन हो जाएगा तो होगा क्या अपने को दूर की चीज़ें बहुत अच्छे से दिखेगी बट जो पास की चीज़ें वो अच्छे से नहीं दिखेगी। नियर विजन ब्लर हो जाएगा और क्लियर विजन कौन सा हो जाएगा फार वाला। तो ये आपको याद रखना है। अब यही जैसे अगर मैं बात करूँ एसिटाइल कोलिन वाले पैरासिम्पैथिक सिस्टम की, तो ये क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन करता है हर कहीं एक्सेप्ट हार्ट। तो देखो ये आई के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो क्या एक्शन आएगा मियोसिस आएगा। तो मियोसिस हो जाएगा तो पहले अगर प्यूपिल ऐसी थी बाद में प्यूपिल और छोटी हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा नियर विजन तो बहुत अच्छा हो जाएगा बट फार विजन बहुत ख़राब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है नियर और फार विजन का। अब हम बात करेंगे अपना सैलाइवा के ऊपर। तो आपको पता है कि नॉन एड्रेनलिन रिलैक्सेशन कॉज करती है। तो देखो ग्लैंड के ऊपर क्या करेगी रिलैक्सेशन करेगी सैलाइवा ग्लैंड के ऊपर, तो जो सैलाइवा रिलीज क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। बट एसिटाइलकोलिन क्या करेगी कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो सैलाइवा फ्लो बढ़ जाएगा। इसी तरह अब बात करते हैं हार्ट के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था नॉन एड्रेनलिन हार्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करती है बाकी हर की रिलैक्सेशन करती है। तो ये हार्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी। बट यहाँ एसिटाइलकोलिन क्या करती है रिलैक्सेशन कॉज करती है, तो क्या होगा हार्ट बीट कम हो जाएगी। तो ये ब्रेडिकार्डिया करेगी और ये टैकीकार्डिया करेगी। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम ब्लड वेसल की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक थोड़ा एक्सेप्शन एक चीज़ और भी याद रखनी पड़ेगी कि अल्फा रिसेप्टर रहता है वहाँ पे जब नॉन एड्रेनलिन बाइंड होता है तो वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन ही करता है। तो देखो ब्लड वेसल के ऊपर हमेशा अल्फा रिसेप्टर पाया जाता है, ये हमने पढ़ा है। तो ब्लड वेसल पे जब नॉन एड्रेनलिन बाइंड होगा तो क्या आएगा एक्शन कॉन्ट्रैक्शन आएगा, तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखो हार्ट पे कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड वेसल पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बाकी हर कहीं रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पे क्या हो गया कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और अगर बात करें अपना मस्करेनिक रिसेप्टर तो ये वैसे ब्लड वेसल के ऊपर पाए नहीं जाते हैं। तो ब्लड वेसल पे कोई एक्शन नहीं रहता है एसिटाइलकोलिन का, एक्शन रहेगा भी तो क्या रहेगा कॉन्ट्रैक्शन ही रहेगा। तो वहाँ पे वैसो कॉन्ट्रैक्शन ही एक्शन आएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें अपना ये स्टोमक के अंदर। तो आपको पता है स्टोमक के अंदर जो B2 रिसेप्टर B2 तो नहीं बोलेंगे पर हाँ स्टोमक के ऊपर क्या एक्शन आएगा नॉन एड्रेनलिन का, तो ये रिड्यूस करेगा सिक्रेशन जितने भी रहते हैं, रिलैक्सेशन करेगा तो जितनी भी स्टोमक के अंदर ग्लैंड्स वगैरह रहेगी तो उसमें सिक्रेशन को क्या करेगा रिड्यूस करेगा। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपने पैरासिम्पैथेटिक की तो आपको पता है यहाँ पे M1 रिसेप्टर पाया जाता है। तो वो M1 पे जब एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा तो कॉन्ट्रैक्शन वाला एक्शन आता है, तो ये स्टिमुलेट करेगा जितने भी सिक्रेशन है HCl है पेप्सिन है इन सब के सिक्रेशन बढ़ जाएंगे। अब बात करें मैं बात करूँ आपकी लीवर के ऊपर। तो लीवर के अंदर भी वो कॉन्ट्रैक्शन ही करता है, जब एंजाइम में उनके सब का रिलीज बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताई हुई है कि ये जो ये सिंपैथिक सिस्टम है ये क्या करता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा तो मतलब एनर्जी अपने को मिलेगी। बट यहाँ पे क्या होता है उल्टा सिस्टम होता है, ग्लूकोज से क्या बन जाएगा ग्लाइकोजन बनता है एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथिक सिस्टम के अंदर। ये आगे हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं ब्लैडर के ऊपर। तो मैंने आपको बताया नॉन एड्रेनलिन क्या करती है रिलैक्सेशन कॉज करेगी, तो ब्लैडर क्या हो जाएगा रिलैक्स हो जाएगा, तो जो मैच्योरेशन वाली प्रोसेस होती है वो रुक जाएगी। तो याद रखना है। और इसी तरह ये ब्लैडर के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो मैच्योरेशन प्रोसेस हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये बेसिक फंक्शन तो पता चल ही गए। तो इस तरह से आपको याद रखना है। जैसे ये ब्रोंकियल मसल के ऊपर ये वेसोडाइलेशन करेगी, ब्रोंको डायलेशन करेगी, और इसी तरह एसिटाइलकोलिन क्या करेगी कॉन्ट्रैक्शन करेगी, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन करेगी। तो इस तरह से फंक्शन आपको याद रखना है। एसिटाइलकोलिन कहीं भी जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन ही करेगी एक्सेप्ट हार्ट, और बाकी इसी तरह नॉन एड्रेनलिन हार्ट पे कॉन्ट्रैक्शन करेगी, बाकी हर कहीं रिलैक्सेशन करेगी एक्सेप्ट थोड़ा ये ब्लड वेसल का भी है। तो आपको याद रखना है। पता है हमने अस्थमा में ड्रग पढ़ी थी एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग, जिसमें हमने B2 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग देखी थी। तो वो B2 रिसेप्टर स्मूथ मसल ब्रोंकियल मसल पाया जाता है, तो हम एगोनिस्ट ड्रग देते हैं तो क्या करता है ब्रोंकियल मसल को रिलैक्स करता है। तो इस तरह से आपको फंक्शंस याद रखने पड़ेंगे। आप 2-3 बार फंक्शन देखोगे तो आपको सब याद हो जाएंगे ईजीली। फिर हम जब कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ेंगे तो कोलिनर्जिक ड्रग क्या करती है एसिटाइलकोलिन वाले फंक्शन को बढ़ाएगी, तो वो हर कहीं कॉन्ट्रैक्शन करेगी हार्ट को छोड़ के। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो कोलिनर्जिक के एक्शन को रोकेगी, तो
जहाँ पे कोलिनर्जिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है वहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगा। इसी तरह एडिनर्जिक के भी फंक्शन हम पता कर सकते हैं, क्या क्या एक्शन आएगा। जब हम एडिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग देंगे तो हर कहीं रिलैक्सेशन होगा एक्सेप्ट हार्ड पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसी तरह एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग देंगे, एंटी एडिनर्जिक ड्रग देंगे तो एडिनर्जिक आपको पता है रिलैक्सेशन करती है, तो वो ड्रग क्या करेगी, वो कॉन्ट्रैक्शन कराएगी। तो इस तरह से एक्शंस रहते हैं। अब हम आगे देखेंगे, वैसे जब क्लास पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे। आपको बस ये फंक्शन याद रखना है। अब हम देखेंगे कि एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस कैसे होता है, जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन रहते हैं उनके अंदर एसिटाइल कोलिन कैसे आता है। तो एक अमीनो एसिड रहता है जिसका नाम है सेरीन, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो ये सेरीन अमीनो एसिड है, वो क्या बनाता है, वो बनाता है कोलिन। फिर ये कोलिन अपने न्यूरॉन के अंदर जाता है, वहाँ पे ये एसिटाइल को के साथ मिल जाता है। एसिटाइल को हमें मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से। जब ये एसिटाइल को से मिल जाएगा तो ये फिर क्या बना देगा, एसिटाइल कोलिन। फिर ये एसिटाइल कोलिन वेसिकल के अंदर जाएगा, साइनेप्टिक वेसिकल से फिर ये यहाँ पे रिलीज होता है। रिलीज होगा, फिर ये अपने रिसेप्टर है जो भी निकोटोनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर जाके बाइंड होगा। फिर यहाँ पे इसको एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम मिलेगा, वो इनको क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करेगा। किससे, एसीटेट और कोलिन से। फिर ये कोलिन, फिर इसका कोलिन का रीअपटेक हो जाएगा। तो कोलिन का रीअपटेक भी हो रहा है और कोलिन सेरीन से भी बन रहा है। तो एक क्वेश्चन आता है, रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सी रहती है एसिटाइल कोलिन में, तो वो है कोलिन अपटेक। तो ये याद रखना है, अगर कोई ड्रग इस कोलिन अपटेक को रोक देगी तो सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्ट रहेगा उस ड्रग का, क्योंकि ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, यहीं से मैक्सिमम एसिटाइल कोलिन बनता है। अब हम देखेंगे कि नॉन एडिनलिन कैसे बनता है। तो रहता क्या, सबसे पहले फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड रहता है। वो फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड, जैसे यहाँ पे ये OH ग्रुप ना होगा तो ये फिनाइल एनालिन हो जाएगा, एलानिन। फिर यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा तो ये बन गया टायरोसिन। तो एल टायरोसिन से याद रखना ये नॉन एडिनलिन बनता है। अब ये एल टायरोसिन से एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। फिर ये बनाएगा डोपा। तो जब ये डोपा बन गया, फिर ये डोपा के ऊपर डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा देगा। तो ये जो बना ये है डोपामीन। फिर डोपामीन के ऊपर फिर से एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। तो ये जो बीटा कार्बन दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज हो जाएगा, तो यहाँ पे OH ग्रुप लग गया, तो ये बन गया नॉन एडिनलिन। फिर एक एंजाइम आएगा जिसको बोलते हैं आपको कि ये एन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इस NH2 के ऊपर क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो गया। तो देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो गया, तो ये बन गया एडिनलिन। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, टायरोसिन से डोपा बनेगा, डोपा से डोपामिन बनेगा, फिर बनेगा नॉन एडिनलिन, फिर बनेगा एडिनलिन। वैसे भी हम आगे ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो ये जो टायरोसिन से जो डोपा बन रहा है ये यहाँ की रेट लिमिटिंग स्टेप है। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार सीधा पूछते हैं कौन सा स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप है, तो ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट हम जो अपना लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक स्टार्ट कर लेंगे, फिर हम एंटी कोलिनर्जिक पढ़ेंगे, फिर ऐसे सीक्वेंस से पूरा ANS कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।